आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार। विश्व इतिहास के इस सीरीज में पुनर्जागरण का जो प्रभाव है वो यूरोप के समाज पर कैसा कैसा रहा, आज उसी पर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हमें देखने का प्रयास करेंगे कि यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ था उस पुनर्जागरण का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ा है। सबसे पहले हम जो बात करते हैं पुनर्जागरण में जो प्रभाव पड़ा है, पहली जो बात उसमें थी नवीन विचारों का उद्भव। एक इस क्षेत्र में प्रभाव पड़ा है। दूसरा, जब हम बात करते हैं कला और स्थापत्य में पुनर्जागरण का प्रभाव, कला और स्थापत्य पर कैसे कैसे पड़ा है उसके बारे में देखना है। जब हम तीसरी बात करेंगे साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण का जो प्रभाव है वो कैसे कैसे रहा है। जब हम चौथी बात करेंगे विश्वविद्यालय जो शिक्षा थी, विश्वविद्यालय शिक्षा पर पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। आगे जब हम बात करेंगे महिलाओं की जो स्थिति थी, इस पुनर्जागरण ने महिलाओं की स्थिति पे क्या परिवर्तन किया। महिलाओं की स्थिति, और अंत में जब हम बात करेंगे इसमें पुनर्जागरण का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी जो टॉपिक हमारा चल रहा है उस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण का जो प्रभाव है, ये हमारे पास टॉपिक है। पुनर्जागरण जो यूरोपीय समाज में आया है, उस यूरोपीय समाज में पुनर्जागरण ने नवीन विचारक जो विचार थे उन विचारों का उद्भव हुआ है। इस टॉपिक को हमने इसमें देखना है। कला और स्थापत्य में क्या परिवर्तन देखने को मिला है, ये इसकी विशेषता का हिस्सा होगा। साहित्य के क्षेत्र ने कैसे पुनर्जागरण को प्रभावित किया है या पुनर्जागरण की विशेषता है। विश्वविद्यालय शिक्षा है, महिलाओं की स्थिति और राजनीति। यानी कुल मिलाकर जब हम ये टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो पुनर्जागरण की जो विशेषता है उस विशेषता के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यानी ये टॉपिक दो तरीके से पूछा जा सकता है, पुनर्जागरण की विशेषता क्या क्या रही है एक, और दूसरा ये भी आ सकता है कि पुनर्जागरण का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ा है। तो चाहे हम विशेषता की बात करें या पुनर्जागरण का जो प्रभाव है उसकी बात करें, कुल मिलाकर इसका जवाब एक ही है। और इस जवाब में हम बात करेंगे जो नवीन विचार हैं उन विचारों का उद्भव हुआ है। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में क्या परिवर्तन देखने को मिला है पुनर्जागरण काल में। साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण का क्या योगदान रहा है। विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्जागरण का क्या योगदान रहा है। महिलाओं की स्थिति और राजनीति के बारे में। अब हम इसमें से जो टॉपिक है, पहला टॉपिक, इसे उठाने का प्रयास करते हैं। इसमें जब हम पहले बात कर रहे थे, जो
पुनर्जागरण काल में जो नए विचार आए, उन विचारों में जब हम बात करेंगे तो तर्क एवं प्रयोग पर आधारित चिंतन के बारे में हम इसमें देखते हैं। प्रयोग और चिंतन, इसमें हम पहला देख रहे हैं प्रयोग व चिंतन। प्रयोग और चिंतन एक बड़े फेमस प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं अरस्तु। अरस्तु के द्वारा तर्कशास्त्र लिखा गया और अरस्तु ने जो तर्कशास्त्र लिखा है, इस तर्कशास्त्र से यूरोपीय जो समाज है, यूरोप के जो विद्वान वर्ग है, वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि अरस्तु से प्रभावित होकर, अरस्तु के तर्कशास्त्र से प्रभावित होकर यूरोप के जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहे, जिसमें पेरिस विश्वविद्यालय का नाम आता है, कैम्ब्रिज का नाम आता है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का नाम आता है, उन विश्वविद्यालयों ने तर्क पर आधारित चिंतन को बल दिया है। यानी जो विश्वविद्यालय थे, उन्होंने अरस्तु के इस तर्कशास्त्र का प्रयोग किया है और अपने यहाँ पठन पाठन में उसका योगदान लिया है और तर्क की कसौटी पर जो चीज़ खरी उतरी है उसे लागू करने का प्रयास किया है। यानी अरस्तु के तर्कशास्त्र को लेकर यूरोप के चिंतकों के जो चिंतन है, उस चिंतन में एक नई ऊर्जा पैदा होती है, जिस पर उन्होंने तर्क की जो कसौटी है, जो बातें समाज में चल रही थी, उसे परखने का प्रयास किया। तर्क अगर उनको लगता है कि ये तार्किक है, तो उसे लेने का प्रयास किया, नहीं है तो उसे अतार्किक मानकर उसका विरोध किया है। दूसरा, इसी से प्रभावित होकर जब हम बात करते हैं, प्रयोगवाद का प्रारंभ होता है। यानी अरस्तु से प्रभावित होकर, अरस्तु के तर्कशास्त्र से प्रभावित होकर रोजर जो बेकन है, जिनका संबंध इंग्लैंड से रहा है, रोजर बेकन ने प्रयोगवाद का आविष्कार किया। यानी प्रयोगवाद का जो आविष्कार है वो कहा जाता है रोजर बेकन को, और रोजर बेकन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिस किताब का नाम था आपस मेयस। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी आपस मेयस, ये इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक में उनके द्वारा ज्ञान अर्जित करने के उन्होंने दो मार्ग बताए हैं, और ज्ञान अर्जित करने के दो मार्गों में एक मार्ग उन्होंने कहा है कि वाद विवाद के द्वारा हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और दूसरा प्रयोग के आधार पर हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। यानी इस पुस्तक में रोजर बेकन, जिन्हें कि प्रयोगवाद का जन्मदाता भी कहा जाता है, उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के दो तरीके बताए गए हैं, और ये जो जानकारी है आपस में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें वो कहते हैं कि वाद विवाद के माध्यम से और प्रयोग के माध्यम से ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। उसमें भी उन्होंने वाद विवाद के स्थान पर प्रयोग को महत्ता दी है, क्योंकि उनका मानना यह था कि वाद विवाद के द्वारा प्रश्न का अंत हो जाता है, और जैसे हम वाद विवाद करते हैं प्रश्न का अंत हो जाता है, सोचने की हमारी क्षमता एक लिमिटेड होती है, और इस तरीके से हम ये मान लेते हैं कि चर्चा के बाद ये प्रश्न अंत हो गया है, सोचना हमारा बंद हो जाता है, लेकिन मस्तिष्क को शांति नहीं मिलती। इसका मतलब फाइनल हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हैं। निष्कर्ष के लिए वो बात करते हैं प्रयोग की, अर्थात उन्होंने वाद विवाद के स्थान पर प्रयोग को महत्ता दी है, और जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा ज्ञान अर्जित होता जाएगा, ऐसा मानना था रोजर बेकन का। और रोजर बेकन को ही प्रयोगवाद का, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रयोग होगा, इन्वेंशन जितना ज़्यादा होगा, उतनी बुद्धि आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके से प्रयोग और चिंतन, नए जो विचार पैदा हुए उनमें प्रयोग और चिंतन को महत्ता दी गई कि कैसे कर कर हम प्रयोग से अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं, और तर्क का उन्होंने सहारा लिया है। तो इस तरीके से पहला हमारे पास प्रयोग और चिंतन है विचारों में, और दूसरा जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे मानववाद। यानी पहला टॉपिक हमारा विचार, नए जो विचार थे उनका जो उदय हुआ था, उनमें पहला प्रयोग और चिंतन के बारे में बात की, और दूसरा हम बात कर रहे हैं मानववाद के बारे में। मानववाद के जो जन्मदाता हैं
पेट्रोक को कहा जाता है। पेट्रोक को मानववाद का जन्मदाता कहा जाता है। पेट्रोक के बारे में अगर हम और भी विशेषताओं की बात करें, पेट्रोक को रोम का कवि की उपाधि मिली है। रोम का कवि, ये इनकी उपाधि है पेट्रोक की। इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर इटली में यूरोप का पहला विश्वविद्यालय खुला। यूरोप का पहला विश्वविद्यालय इटली में खुला है और यह किससे प्रभावित था? यह पेट्रोक से प्रभावित था। पेट्रोक ने अपने विचारों में मानव को महत्ता दी है। मानव का जो जीवन है, उस जीवन का जो महत्व है, उस महत्व को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे समृद्धि लाई जा सकती है, कैसे उसे उन्नत बनाया जा सकता है, उसके बारे में पेट्रोक कहता है। यानी पेट्रोक ने मानव का जो संपूर्ण विकास है, उस विकास पर अपना सिद्धांत दिया है। क्योंकि इस मानवता से पहले यूरोप का जो समाज है, मध्यकाल है, उस मध्यकाल में ज़्यादातर जो विषय होते थे वो धार्मिक विषय होते थे। मानव की इच्छाओं का कहीं भी सम्मान नहीं होता था। सारी चीज़ें धार्मिक हैं और जो चर्च है या जो पोप है उसके अनुसार ही विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। वास्तव में मानव के जो मानवीय मूल्य हैं, मानवीय मूल्यों का कहीं भी सम्मान नहीं था। और उस सम्मान को आगे बढ़ाने में जिस व्यक्ति का योगदान है उसे पेट्रोक है। रोम का कवि उनको उपाधि दी गई है और इन्हीं से प्रभावित होकर यूरोप का पहला विश्वविद्यालय इटली में खुलता है और मानववाद का जन्मदाता पेट्रोक को कहा जाता है। आगे हम देखते हैं वर्ष 1300 ईस्वी में पादुआ एक जगह है और ये जो जगह है ये इटली में है और यहाँ पे जो विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय में जो मानववाद है, मानववाद की जो पढ़ाई है वो स्टार्ट होती है। ये जो विश्वविद्यालय है इस विश्वविद्यालय का नाम पादुआ विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में पहली बार मानवता की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई स्टार्ट होती है। लेकिन उस समय का जो समाज है मानववादी किन लोगों को मानता था? उनका मानना था कि वे अध्यापक जो अलंकार शास्त्र पढ़ाते हैं, जो इतिहास पढ़ाते हैं, जो नीति शास्त्र पढ़ाते हैं या इस प्रकार के विषयों को जो व्यक्ति पढ़ाता है उसी अध्यापक को मानववादी कहा जाता था। तो इस तरीके से पहला जो विचार पैदा हुए, यूरोपीय समाज में जो विचार पैदा हुए, उन विचारों में तर्क पर आधारित विचार पैदा हुए और दूसरा मानववादी जो विचार हैं वो विचार पैदा हुए। तो इस तरीके से ये इसमें हमने पहला समझने का प्रयास किया। और दूसरा जब हम बात करेंगे स्थापत्य की, कला और स्थापत्य। कला और स्थापत्य में हमने पढ़ना है स्थापत्य के बारे में, दूसरा चित्रकला, तीसरा में इसमें अगर बात करें संगीत, ये इसका हिस्सा है। आगे हम अगर इसमें और जोड़ के देखें तो इसमें मूर्ति कला है। अब इन क्षेत्रों से जो जो व्यक्ति संबंधित रहे, जो जो पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम स्थापत्य के बारे में देखते हैं लगभग 12वीं और 13वीं सदी में यूरोप में जिस शैली का विकास हुआ वो शैली गॉथिक शैली कहलाती है।
इस शैली के बारे में समकालीन जो पुनर्जागरण से जुड़े हुए स्थापत्यकार थे उनका मानना था कि जो शैली है ये निकृष्ट शैली है, और इस शैली के अपोजिट में उनके द्वारा जो शैली का विकास किया गया वो शैली रेनेसां स्थापत्य शैली के नाम से जानी जाती है। यानी मध्यकाल के अंत की कगार पर गॉथिक शैली और उसके बाद पुनर्जागरण के काल में हम रेनेसां स्थापत्य शैली को देखते हैं। जहां गॉथिक कला शैली की विशेषता की अगर हम बात करेंगे, इसमें ऊंचे शिखरों का इस्तेमाल किया गया था, एक दूसरा इसमें हम बात करेंगे तो कमानीदार छतें हुआ करती थी। तीसरा अगर हम इस शैली की बात करें तो इसमें नुकीले मेहराबों का इस्तेमाल किया गया था। तो बड़े बड़े तौर पे अगर हम बात करेंगे इस शैली की, यानी जिस गॉथिक शैली की हम बात करें उसके कुछ चुनिंदा विशेषताएं थी, जिसमें नुकीले मेहराब का प्रयोग किया जाता था, ऊंचे शिखरों का इस्तेमाल किया गया है, जो बिल्डिंगें उनकी थी, कमानीदार जो छतें होती थी उसका इस्तेमाल किया गया है, और जो ये ऊंचे शिखर हुआ करते थे, इन ऊंचे शिखरों पर उस समय के जो पौराणिक जो प्राणी होते थे पौराणिक प्राणियों के चित्र अंकित होते थे। गॉथिक कला शैली में पौराणिक प्राणियों के चित्र अंकित थे, ऊंचे ऊंचे शिखर इसमें देखने को हमें मिलते हैं, नुकीले मेहराब थे। मेहराब का जो तात्पर्य है, जैसे बिल्डिंगें होती हैं, हमारे जो मकान होते हैं उनमें जो दरवाज़ा होता है उसके ऊपर इस प्रकार का जो अलंकरण होता है इसे मेहराब कहते हैं। आगे हम बात करते हैं गॉथिक कला शैली को, क्योंकि गॉथिक कला शैली को निकृष्ट शैली कहा गया है, और उसके अपोजिट में जो शैली आई थी वो रेनेसां शैली के नाम से जानी जाती है। और जो ये रेनेसां शैली है, वास्तव में ये शैली एक मिश्रण है यूनानी कला शैली की अरबी कला शैली और रोमन कला शैली। ये जो तीन कला शैलियाँ हैं, इन तीनों कला शैलियों का मिश्रण रेनेसां स्थापत्य शैली है। और अगर हम इसमें बात करेंगे इसके उदाहरणों में, इसके चर्चित उदाहरणों में जैसे सेंट पीटर का गिरजाघर है, कहते हैं कि इसकी जो शुरुआत है ये ब्राह्मते के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। सेंट पीटर का जो गिरजाघर है उसका निर्माण ब्राह्मते के द्वारा शुरू किया गया था। और आगे इसमें जो नाम आते हैं, राफेल और एंजेलो ने भी इस पर काम किया, माइकल एंजेलो ने भी इस पर काम किया था। सेंट पीटर गिरजाघर ब्राह्मते के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, इसका प्रारंभ किया गया। राफेल और एंजेलो ने भी इस गिरजाघर पे काम किया है। आगे अगर हम बात करेंगे और कौन कौन से रेनेसां जो शैली है इसके उदाहरणों में, जैसे पेरिस का लूबे महल था। पेरिस का जो लूबे महल है ये भी रेनेसां कला शैली का उदाहरण है। और
इसके अगर हम उदाहरण की बात करें, लंदन में सेंट पॉल का गिरजाघर, सेंट पॉल का गिरजाघर भी इसका उदाहरण है। फ्लोरेंस में मेडिना का जो गिरजाघर है, फ्लोरेंस में मेडोना का गिरजाघर, यानी सरसरी तौर पे अगर हम बात करेंगे, रेनेसा जो कला शैली नहीं आई है वो एक मिश्रण कला शैली है। उसके उदाहरण में सेंट पीटर का गिरजाघर बहुत ही फेमस रहा है, पेरिस का लूबे महल फेमस है, सेंट पॉल जो लंदन में है उसका सेंट पॉल का जो गिरजाघर है वो है, और मेडोना का जो गिरजाघर है। तो इस तरीके से जो नई स्थापत्य शैली आई थी जिसे हम रेनेसा स्थापत्य शैली कहा, वो एक मिश्रित शैली थी और इसने परिवर्तित किया है पुरानी जो गौथिक कला शैली है उसको परिवर्तित किया है। तो इस तरीके से हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं, गौथिक जो कला शैली है उसका संबंध यूरोपीय जो शैली है उससे इसका संबंध है, और इसके प्रतिस्थापित इसको किया है रेनेसा कला शैली ने, जो कि एक मिश्रण कला शैली थी। अब हम इसकी आगे बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक जब हम बात करेंगे चित्रकला की, चित्रकला में नाम सर्वश्रेष्ठ नामों में से एक नाम है माइकल एंजेलो का। माइकल एंजेलो की विशेषता यह है कि वेटिकन का जो गिरजाघर है, वेटिकन जो सिटी है जिसे पोप का शहर भी कहते हैं, उसका जो गिरजाघर है उस गिरजाघर की दीवारों पर लगभग 20 वर्षों तक माइकल एंजेलो के द्वारा पेंटिंग की गई थी। साथ ही साथ इनकी जो चित्रमाला है जिसमें इन्होंने चित्र बनाए हैं उनमें अंतिम निर्णय, लास्ट जजमेंट, इनकी चित्रकला पर आधारित पुस्तक है। अंतिम न्याय क्या आप कह सकते हैं, लास्ट जो जजमेंट है, अंतिम निर्णय भी आप इसे कह सकते हैं। दूसरा मानव का पतन, द फॉल ऑफ मैन। मानव का पतन पेन के द्वारा लिखित रचना है। तो इस तरीके से माइकल एंजेलो 20 वर्षों तक गिरजाघरों की जो दीवारें हैं उन पर उन्होंने चित्रकला अंकित की है, और साथ ही साथ इनके द्वारा चित्रकला पर आधारित 2 बहुत ही फेमस पुस्तकें हैं। जब हम राफेल की बात करेंगे तो राफेल ने जीसस क्राइस्ट की जो माता है मेडोना, उनका चित्र बनाया था, जिसे मेडोना ऑफ द चेयर भी कहते हैं। ये इस प्रकार की इनकी पेंटिंग है। आगे अगर हम बात करेंगे, इसी में लियोनार्डो दा विंची हैं, बहुत ही फेमस। उनके द्वारा द लास्ट सफ़र यानी अंतिम भोज, द लास्ट सफ़र या अंतिम भोज, काफ़ी बार ऐसा पूछा जाता है कि हिंदी की जगह इंग्लिश में वो पूछ ले कि अंतिम भोज नामक जो पेंटिंग पर आधारित जो रचना है वो किस व्यक्ति की है, तो लियोनार्डो दा विंची की है एक रचना ये है, और दूसरी जो उनकी रचना है वो है मोनालिसा। अब थोड़ा सा इनको देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या बातें शामिल हैं। अंतिम जो भोज है यानी जो लास्ट सफ़र है, इस रचना में लियोनार्डो विंची ने जो चित्र अंकित किया है, ईसा मसीह के द्वारा अपने अनुयायियों को अंतिम भोज दिया गया। यानी अंतिम भोज की जो बात है, अपने अनुयायियों को अंतिम भोज दिया गया है ईसा के द्वारा, ईसा मसीह के द्वारा। तो उसके चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा इसमें अंकित किए गए हैं। मोनालिसा कोई बहुत सुंदर महिला का चित्र नहीं है, बल्कि एक सामान्य महिला का चित्र है, लेकिन इस चित्र में जो मुस्कान दिखाई गई है वो आज भी एक रहस्यमयी है कि वास्तव में वो जो महिला है जिसका चित्र अंकित किया गया, जिस लड़की का चित्र अंकित किया गया है, उसकी जो मुस्कान है उस मुस्कान के पीछे का राज क्या है, और ये हमें चित्र मोनालिसा में दिखता है, और आज तक इनका जवाब देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ है। आगे अगर हम इस टाइम पीरियड में चित्रकला की बात करें तो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जन्मदाता जियाटो को कहा जाता है। जियाटो का संबंध इटली से है और इन्हें पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है। तो इस तरीके से इसमें चित्रकला में जियाटो, माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची, ये कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं जब हम इस काल में मूर्तिकला की बात करते हैं
तो मूर्तिकला में पुनर्जागरण काल में दो नेलो नामक मूर्तिकार का नाम आता है। इन्हें पुनर्जागरण काल में मूर्तिकला का जन्मदाता कहा जाता है। इनके द्वारा बच्चों और पुरुषों की जो मूर्तियां थी उन मूर्तियों को बनाया गया। खास बात तो ये थी कि इस टाइम से पहले जो मूर्तियां बनाई जाती थी उनका जो विषय है वो विषय धार्मिक हुआ करता था, लेकिन जब आगे चित्रकार या मूर्तिकार आए तो उन्होंने जो विषय है वो धार्मिक के साथ, शुरुआत में धार्मिक जरूर थे लेकिन धार्मिक के साथ उन्होंने परिवर्तन करना शुरू कर दिया और आधुनिक चित्रों को इन्होंने अंकित करना शुरू कर दिया, या आधुनिक चित्र या फिर मूर्तियों की बात करें वो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। आगे इसी चीज़ों को फेमस करने में इंग्लैंड के राजा हेनरी 7 का नाम आता है। साथ ही साथ फ्रांस के जो राजा थे फ्रांसिस फर्स्ट, इन राजाओं के द्वारा इटली के जो मूर्तिकार थे उन मूर्तिकारों को अपने देश में आमंत्रित किया गया ताकि वो उनके देशों में अच्छी मूर्तियों का निर्माण कर सकें। स्पेन की जो रानी इसाबेल है और स्पेन के जो राजा थे राजा फर्डिनेंड, रानी इसाबेल और फर्डिनेंड की जो समाधियां बनी हुई हैं उन समाधियों की जो मूर्तियां हैं, जिस तरीके से वहां मूर्तिकला दिखाई गई है, उससे ऐसा लगता है कि यूरोप में एक नवीन मूर्तिकला शैली उभरी है। रानी इसाबेल और राजा फर्डिनेंड की समाधियों पर अंकित जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों से यूरोपीय नई मूर्तिकला जो शैली है उस मूर्तिकला शैली का विकास हुआ है। तो इस तरीके से मूर्तिकला, पुनर्जागरण काल में मूर्तिकला का भी विकास हुआ। साथ ही साथ जब हम संगीत की बात करेंगे तो शुरुआती तौर पे जब पोप का शासन था या फिर धर्म का ज़्यादा वर्चस्व था उस समय संगीत प्रतिबंधित था, तो संगीत पर पाबंदी लगाई गई थी, यानी संगीत से संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं बजाए जाएंगे। लेकिन जब धार्मिक सुधार में मार्टिन लूथर जैसे नामक व्यक्ति का नाम आता है तो मार्टिन लूथर ने न केवल इन चीज़ों का विरोध किया अपितु संगीत पर आधारित गीतों को उन्होंने लिखना भी शुरू किया। इस कड़ी में हम देखते हैं नए नए राग, नए नए ताल, इस प्रकार की जो पद्धतियां हैं इन पद्धतियों का भी विकास हुआ। तो मार्टिन लूथर के द्वारा गीत लिखे गए जिससे आगे राग, ताल, इस प्रकार की जो पद्धतियां उन पद्धतियों का भी विकास हुआ। साथ ही साथ नए जो वाद्य यंत्र हैं उन वाद्य यंत्रों का भी निर्माण होना शुरू हो गया, जिसमें हम देखते हैं वायलिन और पियानो। इस टाइम पीरियड में वायलिन और पियानो नामक इंस्ट्रूमेंटों का भी निर्माण होना शुरू हो गया। और पुनर्जागरण काल में जो मुख्य संगीतकार थे उनमें गियावानो के साथ साथ मस्किन दास का नाम आता है। तो ये दो कैरेक्टर यहाँ पर हैं, एक का नाम गियाबानो है, दूसरे का नाम मस्किन दास है। तो गियाबानो और मस्किन दास नामक संगीतकार इस टाइम पीरियड में हमें दिखते हैं। तो इस टाइम पीरियड में संगीत ने भी आगे जाके विकास को बढ़ाने में भूमिका निभाई है और हम ये देखते हैं कि संगीत में जो नए नए इंस्ट्रूमेंट थे, नई नई जो पद्धतियाँ थी, उन पद्धतियों का विकास हुआ।